स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की हम तैयारी आपको करवा रहे हैं। ये पूरा आपका 11th-12th मैथ्स का सिलेबस कवर करते हुए बहुत ही डिटेल्ड मैनर में डिज़ाइन की गई बुक्स हैं। सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज एक्चुअली 5 किताबों का कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम सारी बुक्स करेंगे, सारे कंसेप्ट्स करेंगे, उनके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करेंगे, एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन से उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और बेशक जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे हर चैप्टर बाय चैप्टर। मतलब यकीनन तौर पर एक अच्छी, मजबूत और बेहतरीन सी हम तैयारी करेंगे। आपको सिर्फ प्रॉपरली लेक्चर्स देखते चलना है, अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बनाकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। और ये सारी चीज़ें बाय द वे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं। मतलब हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को हम नहीं कहते। आपसे कोई भी ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट लेकर हम नहीं आते। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इवन आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, गेट नोट्स, वहाँ क्लिक करके। एलिप्स चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस को कंसोलिडेट किया है, हमने इसकी हर एक चीज़ को अभी तक जो समझा है उन्हें कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कंसोलिडेट करते हैं आज के इस लेक्चर में। जैसी हमारी प्रोसेस है, आप क्वेश्चन देखिए, समझिए और इसे एक बार खुद से ट्राई करिए। देखो वो क्या लिख रहा है भाई। हम तीनों चीज़ें एक एक करके पढ़ते हैं। पहले बोल रहा है बेस BC जो है ट्रायंगल का, वो है ABC, जिसमें वो बेस को फिक्स कर दे रहा है, ठीक है। और उनकी जो अपोजिट वर्टेक्स है वो मूव कर रही है। ये जो भी बात है इस बारे में बात करेंगे, पर जैसे ही मैं ये पढ़ता हूँ कि 2 पॉइंट हैं B और C और उनसे एक पॉइंट है A जो कि मूव कर रहा है, तो कुछ नजर आ रहा है वो B और C शायद फोकाई की तरह बिहेव कर रहे हो और A वो वेरिएबल पॉइंट हो, शायद ऐसा कुछ। क्योंकि समझो बात को, प्रूव दैट द लोकस ऑफ वर्टेक्स A इज एन एलिप्स। ठीक है, मैं प्रूव करने की तरफ बढ़ूंगा, पर मैं इस डेटा को यूज करना चाहूंगा। एक आइडिया, एक थॉट आपको मैं देना चाह रहा हूँ। क्या आपको याद है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एक चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री में, हम इसे पढ़ेंगे जब ट्रिगो वाली बुक करेंगे सिंगेज की। तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो हाफ एंगल का 10 रेशो वाला जो फॉर्मूला होता है वो कैसे बिहेव करता है, कैसे निकलता है। पर इन सारी बातों में अगर इस प्रॉब्लम को हम विजुअलाइज करना चाहें तो सीधा सीधा थॉट क्या निकल कर आता है। सर, जब आप बात करते हो BC एज अ साइड की, तो उसमें हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे, ये सुनना। देखो सर, सीधी सीधी सी बात है। आपके पास पहले तो क्या कहा, एक साइड उसने BC दी है आपको, है ना। इस साइड में ये आपका वर्टेक्स है B और ये आपका वर्टेक्स है, सॉरी, B और ये C। उसने क्या कहा, एक पॉइंट है A, है ना, एक कहीं ना कोई पॉइंट है A, और वो जो पॉइंट A है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। वो जो पॉइंट है A वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। BC फिक्स्ड है ना, B और C ये बेस जो है ये फिक्स्ड है ना। आई होप आप जानते हो A वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड की लेंथ होगी वो कितनी होगी, स्मॉल a। ये बस हमारा एक कन्वेंशन है जो हम चलाते आ रहे हैं। अब मेरा सवाल जो है आपसे वो ये, सुनिएगा ध्यान से। ये जो A वर्टेक्स है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है कि कुछ ऐसा एक रेशो मेंटेन हो रहा है। क्या रेशो मेंटेन हो रहा है सर? अच्छा, सारी बातें छोड़ो, मुझे एक फॉर्मूला बताओ। क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि जब आपके पास कुछ ऐसा लिखा हो, क्या लिखा हो, 10, लेट्स से मैं A/2 के लिए आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर ट्रायंगल का, किसी ट्रायंगल का, माइंड एवरीवन, कंडीशन ये है कि ये किसी ट्रायंगल का एक एंगल होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका एंगल है A, है ना। जैसे कि मान लो मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ, कौन सा, ये वाला एंगल A। तो इस एंगल A का जब हाफ करके आप इसका 10 रेशो लेते हो तो आप यहाँ पर इसको साइड्स की टर्म्स में भी लिख सकते हो। कैसे? जो A है, जो ये एंगल A है आपका, इसको बनाने के लिए मुझे कौन कौन सी साइड लग रही है? देखो, एंगल A को बनाने के लिए मुझे साइड C और साइड B लग रही है। तो इसकी जो सेमी पेरीमीटर होती है उसमें से आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसकी जो सेमी पेरीमीटर होती है उनमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जिस साइड के अपोजिट एंगल बना है उसके और इसके सेमी पेरीमीटर के प्रोडक्ट से इसे क्या कर दीजिए, डिवाइड। इन दोनों का डिफरेंस इसके प्रोडक्ट से डिवाइड अगर आप करें, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके प्रोडक्ट से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये वही वैल्यू देगा जो आपके इस एंगल A के हाफ का 10 रेशो होगा। इसका प्रूफ, इसका डिटेल्ड डिस्कशन हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो आपका सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर होगा, वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। आप यकीन करिए, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से हम समझ लेंगे। पर क्या आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है कि ये रूल कैसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे? क्यों सर ऐसे ऐसे यहाँ पर क्यों यूज़ करना है? बाय द वे, आई होप आप ये बात जानते हो कि यहाँ पर ये जो S है ये आपकी सेमी पेरीमीटर है। मतलब ये जो तीनों आपकी साइड्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाई 2 इज योर सेमी पेरीमीटर, विच इज डिनोटेड बाय S। क्या ये बात आपको समझ आई? सर, इस बात का हमारे क्वेश्चन से क्या लेना देना है? जहां पर हमारे पास 10b/2 10c/2 दिया गया है, तो उसमें हम क्या करें, उसमें हम क्या सोचें? मेरे ख्याल से आपको ज्यादा बड़ी बात, विशेष बात मत करिए। आप खुद ये सोच के देखो, क्या यही बात यहां पर 10b/2 और 10c/2 में यूज कर सकते हैं? उसने बोला ये जो वैल्यू है 10b/2 और 10c/2 उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब बताओ 10b/2 कैसे निकालोगे? इससे बड़ी सिंपल सी बात है। 10b/2 मतलब कौन सा?
ये वाला एंगल। अब मैं ये फॉर्मूला कैसे याद रखता हूँ वो सुनिएगा। इस एंगल को बनाने के लिए मुझे कौन कौन सी साइड्स की हेल्प लगी, मुझे साइड बी और साइड सी की हेल्प लगी, है ना। तो पहले तो इन दोनों साइड्स को सेमी पेरीमीटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैं क्या लेता हूँ एस माइनस बी और ऑफ कोर्स एस माइनस सी, और मैं इस प्रोडक्ट को डिवाइड करता हूँ किससे, इस साइड की अपोजिट कौन सी साइड है, आई एम रियली सॉरी, मैंने क्या लिया है 10b/2, आई एम रियली सॉरी। बी को क्रिएट करने के लिए, आई एम रियली सॉरी, फिर से रिपीट करता हूँ, बी एंगल को क्रिएट करने के लिए साइड ए और सी लगे, है ना। तो मैं क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ एस माइनस ए और एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे एस टाइम्स एस माइनस बी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। और इसका आप क्या ले लेंगे अंडर रूट 10c/2 कैसे लिखोगे, c/2, तो ये रहा आपका एंगल सी। सी एंगल के लिए कौन कौन सी साइड लग रही है सर, ए और बी। जो साइड लग रही है ए और बी, तो हम उसका डिफरेंस सेमी पेरीमीटर में से ले लेंगे, तो एस माइनस ए और क्या एस माइनस बी। और सीधी सी बात है सर, सी के अपोजिट कौन सी साइड है सी, तो एस और एस माइनस सी का आप प्रोडक्ट लेके उससे इसे डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ आई। ये जो हमने 10b/2 और 10c/2 लिखा, इसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, उनका कहना है, वो कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू, तो उनके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट वैल्यू, जिससे मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ लैम्डा। अब आप एक बात बताओ, अंडर रूट के अंदर ये भी और अंडर रूट के अंदर ये भी है, तो क्या एक कॉमन अंडर रूट नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल लिया जा सकता है। तो मैंने कॉमन अंडर रूट लिया है, ये आपका एक कॉमन अंडर रूट है। सर कुछ चीजें आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो क्या? ध्यान से देखो सर, s माइनस सी से s माइनस सी और s माइनस बी से s माइनस बी कैंसिल हो रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं तो देखो s माइनस ए का स्क्वायर और s का स्क्वायर वो अंडर रूट से कैंसिल होकर मुझे फाइनली क्या दे रहा है, देखो भाई, अंडर रूट से कैंसिल होकर मुझे दे रहा है s माइनस ए अपॉन s इज इक्वल टू लैम्डा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? कोई डाउट तो नहीं। और लैम्डा वही आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो पता है? हम क्या करते हैं उसमें, हम s माइनस ए में इसका डिनोमिनेटर ऐड कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया s माइनस ए प्लस एस, और s माइनस ए में से इसका डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। आई होप आपको ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो पता है। सर अगर ये आपने लेफ्ट हैंड पर किया है तो राइट हैंड पर भी करना होगा, पर यहाँ तो लैम्डा है नहीं, लैम्डा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है लैम्डा अपॉन 1। क्या यहाँ भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो लैम्डा अपॉन 1 पे अगर अप्लाई किया तो ये क्या करेंगे हम, लैम्डा प्लस 1 अपॉन ऑफ कोर्स लैम्डा माइनस 1। कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं है? आई थिंक चीज़ें क्लियर है। अभी क्या करना है, ध्यान से देखो सर, s प्लस एस कितना 2s, और ये कितना माइनस ए, डिवाइडेड बाय s माइनस एस कैंसिल, तो ये कितना बचा माइनस ए। मैं माइनस ए का ए ही रखता हूँ, नेगेटिव साइन इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो ये मुझे लैम्डा प्लस 1 तो दिख ही रहा है। ये जो लैम्डा माइनस 1 है इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस लैम्डा। क्यों? क्योंकि ये जो ए का नेगेटिव साइन था इसको मैंने वहाँ शिफ्ट किया। क्या यहाँ तक कोई आपत्ति, कोई परेशानी? ऐसा क्यों कर रहे हो सर? इससे फायदा क्या हो रहा है ये बताओ। तो फायदा ये हो रहा है, बहुत गौर से देखिएगा स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। इस पार्ट को देखो, 2s कितना होगा, सेमी पेरीमीटर का डबल यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होती है सर, 2s होगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना है माइनस ए। मैं इस a को वहाँ शिफ्ट करता हूँ, इस a को वहाँ शिफ्ट किया तो हो जाएगा a टाइम्स कितना लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा। गौर से देखिएगा आप इस एक्सप्रेशन को, जहाँ पर आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन में निकाल कर आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये a से a कैंसिल। अब सुनना, आप कंक्लूजन ये देना चाह रहे हो सर, ध्यान से देखना, जो कंक्लूजन है लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास बचता है b प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास बचता है b प्लस सी, और राइट हैंड साइड पर क्या बचता है सर? राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड पर बचता है a टाइम्स, राइट हैंड साइड पर वी हैव a टाइम्स लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा। कहना क्या चाह रहे हो सर, बात क्या है, घुमा फिरा के क्या कहना चाह रहे हो, इससे क्या फायदा होगा? आप समझो बात को। b प्लस सी क्या है, सुनना ध्यान से। b प्लस सी को लेके मेरा ओपिनियन सॉर्टेड है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूं कि ये आपके किसी इलिप्स की एक वर्टेक्स, सॉरी फोकस है जिसे मैं कहता हूं s, या आपके किसी इलिप्स की दूसरी वर्टेक्स है जिसे आप कहते हो s डैश, तो उसने बोला BC जो आपका बेस है वो तो फिक्स्ड है, तो सर S और S डैश के बीच की डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, तो ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू है। मतलब ये कैसी वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? अब आप एक बताओ बात, ये जो A पॉइंट है ये एक वेरिएबल पॉइंट है, ये वर्टेक्स जो A है मूव करती है, मतलब ये क्लियरली कैसा पॉइंट है, ये एक वेरिएबल पॉइंट है। लेकिन ये वेरिएबल पॉइंट किसी कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है। ये किस कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है? ये इस कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है कि आप बी और सी को लेके क्या ओपिनियन रखते हो सर? ए की जो एस से डिस्टेंस है, जो एस डैश से डिस्टेंस है वो है बी, और ए की जो एस से डिस्टेंस है वो है सी। आप समझ रहे हो क्या? मैं सीधी सीधी बात लिखना चाह रहा हूँ। मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, जो ए पॉइंट है आपका उसकी इस फोकस से डिस्टेंस ये है और दूसरी फोकस से डिस्टेंस ये है, और ये जो इस पॉइंट की इन दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस का जो सम है वो सर ए तो फिक्स्ड वैल्यू है ना सर। ए कैसे फिक्स्ड हो गया? अरे आप देखो ना, उसने बेस BC को फिक्स किया, मतलब ए फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो
ये फिक्स्ड मतलब ये क्या हुआ, एक कांस्टेंट वैल्यू। अब आप खुद सोचो ना, हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव किया एक वेरिएबल पॉइंट, ए क्या था सर, ए आपका एक वेरिएबल पॉइंट था। तो एक वेरिएबल पॉइंट जो कि दो फिक्स्ड पॉइंट्स है, कांस्टेंट डिस्टेंस, उन दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट मेंटेन किए हुए, तो ए पॉइंट जो लोकस जो पाथ फॉलो करेगा वो क्लियरली क्या बनेगा, वो एक एलिप्स ही बनेगा। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? आई थिंक इसे बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है, आपको पता हो, आपको ये वाली प्रॉपर्टी जो आपने सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे, तो इस प्रॉपर्टी का गहन नॉलेज होना ज़रूरी है। ना सिर्फ ये बल्कि इस पर बेस्ड और भी कई सारी चीज़ें। तो आप समझ रहे हो IIT JEE मेंस और ये जो एडवांस्ड एग्जाम है ये कैसे पूछती हैं, ये कंसेप्ट एक ही चैप्टर यूज़ कर रही होती है बट उसमें और भी कई सारे कंसेप्ट्स को मर्ज करके पूछती हैं और इस तरीके से एक कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज आपका चेक करती है। अब कहने को कोई कहेगा सर सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो चैप्टर आता ही नहीं है, वो तो दिखता ही नहीं। अरे दिखता है, आपने ठीक से देखा नहीं, अप्लाई हो रहा है उसका नॉलेज, उसकी इन्फॉर्मेशन लग रही है और ये होनी है ना। सिलेबस में दिखे या ना दिखे लिखा हो, बट अगर वो उस पार्ट का हिस्सा है जो आपको पढ़ाया जा रहा है तो वो ज़रूरी है कहीं ना कहीं पूछा जाए। आप यकीन करिए, बस फेथ रखिए अपने ट्रेनर में और चीज़ें फॉलो करिए। जैसे ये क्वेश्चन, मेरा यकीन करिए बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिटेल, बहुत कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है जो आपके एलिप्स के सारे कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर कर देगा। आपको हर एक बारी की जो पता होनी चाहिए, शायद ये आपको हेल्प करेगा जान लेने में या समझने में। कैसे, देखो वो पहले तो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, निकाल लेंगे सर, जिसकी फोकस है -1, ठीक है। द करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, इस फोकस के लिए ये वो डायरेक्ट्रिक्स है। एंड द इसेंट्रिसिटी इज 1/2। सर क्वेश्चन खत्म हो गया, मुझे फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी पता है तो बात खत्म हो गई। सर ऐसा कैसे खत्म हो गई, आप खुद सोचो ना, सुनना ध्यान से। आपकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है सर, x - y + 3, ठीक है सर। ये लाइन हमने बनाई जो कि क्या है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है XY प्लेन पर ही ऐसी बने, जहाँ भी दिख रही हो, हम तो एक लाइन ले रहे हैं जो कि क्या है आपकी x - y + 3, दिस इज वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, है ना। और क्लियर सी बात है सर, जो मेजर एक्सेस होगा, वो आपका डायरेक्ट्रिक्स पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। और इस दरमियान आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, एक एलिप्स दिख रहा है, ठीक है सर, एक एलिप्स होगा कहीं ना कहीं। इस एलिप्स को लेके क्या कहानी है सर, एलिप्स को लेके कहानी यह है जनाब कि जो आपका एलिप्स है, जिस पर मान लो कोई रैंडम पॉइंट है P, है ना। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए मान लेता हूँ x, y। अगर आपको दिक्कत होती है x, y से समझने में, तो अगर आपको परेशानी है तो आप मान सकते हो h, के बाद में x, y से रिप्लेस कर दो। उसने इस डायरेक्ट्रिक्स से करेस्पॉन्डिंग एक फोकस भी आपको बताई थी। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या कहते हैं उन्होंने, फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपको कहते हैं -1, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। और इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी भी उन्होंने बता दी, जो 0 से 1 के बीच होनी चाहिए, जो कि कितनी है, 1/2। मेरा यकीन करिए क्वेश्चन खत्म हो गया। अब वो जो भी आपसे पूछ रहा है बता सकते हो। कैसे सर, बात करते हैं एक एक करके हर पॉइंट पर। पहले तो ये बताओ सर, ये डेटा देखकर आप कहाँ से एलिप्स के इक्वेशन निकालोगे? अरे भाई क्यों नहीं निकालेंगे, आपको एलिप्स की बेसिक सी बात क्यों नहीं पता है, आप क्यों भूल जा रहे हो कि सर एलिप्स मतलब क्या। एलिप्स मतलब उस पॉइंट से उस फोकस की डिस्टेंस और उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंसेस हैं इनका जो रेशो है, वो रेशो आपकी इसेंट्रिसिटी के इक्वल होता है। मतलब हम जानते हैं सर एलिप्स की वेरी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। एलिप्स की बहुत सिंपल सी बेसिक सी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एलिप्स की जो बेसिक सी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, PS/PM, है ना। जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या है सर, PS/PM, जो उस पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस है और उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एसेंट्रिसिटी के इक्वल होती है। अब डेटा रखते हैं, PS मतलब क्या सर, PS मतलब इस h, k की इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h-1 यानी h+1 का होल स्क्वायर और k-1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, h+1 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर। इस पर अंडर रूट लगा हुआ है, मैं लगा दूंगा, चलो ये लगा दिया, ठीक है। और मैंने क्या लिख दिया, E टाइम्स PM को उधर ले गया, तो E की वैल्यू कितनी है सर, 1/2, और PM कितना है सर, PM है क्या है, PM है h, k की इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या 1 × h - 1 × k, तो h - k + 3, है ना। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा h - k + 3, और ऑफकोर्स इस पर आप मॉड लगाना मत भूलिएगा, डिवाइडेड बाय ऑफकोर्स कितना, √1 + 1 कितना, 2, तो यह जाएगा √2। कोई आपत्ति? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर आप कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा तरीका है स्क्वायर करना। क्यों, ये √ हट जाएगा, तो h और k को मैं x और y से भी रिप्लेस कर ही दे रहा हूँ फाइनली, है ना। तो जब फाइनली आप ऐसा करते हैं तो क्या बन रहा होगा सर, ये बन जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा सर, y - 1 का होल स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दिस?
क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/2 है ना, और जब यहाँ पे आपने स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2। कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा है, इसे और सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, बेशक आप कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई ऐसी इक्वेशन दिखे तो मैं कहूँगा सर इसको मैं यहाँ तक ला सकता हूँ। मैं अगर ऐसी इक्वेशन देखता हूँ तो मैं उसे यहाँ तक ला सकता हूँ, और जब मैं इस इक्वेशन को यहाँ तक ला सकता हूँ तो मैं इस इक्वेशन को देख के कुछ कंक्लूजन दूंगा हमेशा कि सर ये जो -1,1 पॉइंट है ये आपके फोकस होंगे, वन ऑफ द फोकाई। ये जो पॉइंट होगा ये आपकी उस एलिप्स की क्या होगी, एसेंट्रिसिटी। और ये जो लाइन होगी x माइनस वाई प्लस 3, बशर्ते वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो कि ये √2 और ऐसा एक रिलेशन बन रहा हो, है ना, तो उस केस पे ये जो लाइन होगी ये आपकी इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम इस तरीके अगर इक्वेशन को कभी एनकाउंटर करें तो इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। मतलब मैं बैक ट्रैक करना आपको सिखा रहा हूँ कि हम यहाँ से यहाँ तक आए तो यहाँ से वहाँ तक भी जा सकते हैं। मैं आपको ये समझाना सिखा रहा हूँ कि अगर सिनेरियोज ऐसे बने, अगर हालात ऐसे बने तो इससे वहाँ तक हम इस तरीके से जाएंगे, कोई परेशानी तो नहीं है। अब उसने क्या क्या पूछा है इन पर एक एक करके बात कर लेते हैं। उसने जो जो बातें पूछी सर उन पर बात कर लेते हैं। उसने आपसे सारी बातें पूछ ली। उसने आपसे पूछ लिया कि आप इसका सेंटर निकाल के बता दो, उसने आपसे पूछ लिया इसका दूसरा फोकस बता दो, उसने आपसे दूसरी डायरेक्ट्रिक्स भी पूछ ली और आपसे लेटस रेक्टम की लेंथ भी पूछ ली है। सर कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या आइडिया, क्या थॉट आपके दिमाग में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बातें बताओ, क्या मैं इस मेजर एक्सिस की लेंथ निकाल सकता हूं? शायद उससे मैं कहीं पहुंच पाऊं। क्या मैं, बहुत ध्यान से सुना, इस मेजर एक्सिस की लेंथ निकाल सकता हूं क्या? कैसे सर? आपको ये ऑब्जर्वेशन दिख रहा है क्या कि सर हम जानते हैं मेजर एक्सिस पर आपका जो मेजर एक्सिस जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल होता है। तो क्या, तो मेरा आपसे बस ये कहना है, जरा गौर से देखो भाई, इस मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? सर मेजर एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो टेक्निकली, अच्छा आप चाहें तो पहली बात इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो हमने नहीं किया है ना, आप चाहें तो वो जो फाइनली जो सिंप्लीफाइड जो इक्वेशन जो जानना चाहेंगे वो कैसी होगी, जो आप ऐसे परफेक्टली ओपन कर देंगे, ऐसे भी ओपन कर देंगे, इसे भी सिंप्लीफाई कर दोगे तो वो फाइनल एक इक्वेशन बन जाएगी x² + ax² + by² 2gx। वो जो आपकी प्रॉपर इक्वेशन होती है 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0, जो आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री की आपने x और y में जो इक्वेशन लिखना सीखी वही इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन मेरा कहना है उस तक जाने से पहले अगर मैं आपसे कुछ चीज़ों पर बात करूं, जैसे कि मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूं, क्या आप मुझे इस मेजर एक्सिस की इक्वेशन निकालने में हेल्प कर सकते हो? क्यों नहीं, कौन सी बड़ी बात है। तो सर पहले मेजर एक्सिस की इक्वेशन निकालते हैं। आप एक बात बताओ, मैं जानता हूँ मेजर एक्सिस फोकस से पास होता है और मेजर एक्सिस आपके इस डायरेक्ट्रिक्स पर क्या है, परपेंडिकुलर, तो कुछ सोचा जा सकता है। बिल्कुल, तो इसी से बात शुरू करते हैं। आप किसी भी तरीके से अगर आप कोऑर्डिनेट के बेसिक्स जानते हो तो बहुत आराम से चीज़ें सोच सकते हो। तो सर अगर मुझसे मेजर एक्सिस की इक्वेशन पूछी गई होती, मान लो, जो मुझे हेल्प करेगी अभी बाकी चीज़ें भी जानने में, तो वो कैसे निकालूंगा उससे सुनना ध्यान से। बहुत सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से। एक बात बताओ सर, इससे पास होने वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर, बताओ इसकी स्लोप क्या है? सर अगर y को उधर शिफ्ट किया तो x का कोफिशिएंट है 1, यानी इसकी स्लोप है 1, तो इसकी स्लोप क्या होगी -1। तो मेजर एक्सिस की जब मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा, है ना, तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? जो आपका मेजर एक्सिस की इक्वेशन जो होगी, है ना, वो क्या होगी भाई? ध्यान से देखो, y - y1, तो ये किससे पास हो रहा है? फोकस से। और फोकस क्या है सर? फोकस है आपका -1,1, सो y - 1 इज इक्वल टू स्लोप कितनी है? -1 टाइम्स x - -1, है ना, ये कितनी है सर? x - -1 यानी कितना? x + 1। कोई दिक्कत तो नहीं। अब जब आपने मेजर एक्सिस की इक्वेशन निकालनी चाहिए तो उसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो क्या दिखेगा, ये y - 1 तो है ही, वहाँ पर -x - 1 दिख रहा है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? आई होप आप सबको दिख रहा है। ये क्या है? y - 1 और ये -1 -1 से -1 कैंसिल, तो अगर इसको इधर लाए तो ये बन जाता है x + y = 0। कोई दिक्कत तो नहीं। आई होप चीज़ें क्लियर सी आपको दिख रही है। या फिर जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था? y - y = -x। इसमें से जो भी आप यूज़ करना चाहे कर सकते हो, इसमें से जो भी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो, कोई बड़ी विशेष टफ या मुश्किल बात नहीं है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है सर? देखो ध्यान से, ये आपकी इक्वेशन है जो कि आपके मेजर एक्सिस की इक्वेशन आती है x + y = 0। अब गौर से देखना, है ना, गौर से देखना। एक बात बताओ सर, सिंपल सी बात बताओ, अगर मुझे चाहिए, क्या चाहिए, ध्यान से सुनना, अगले डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, जो ये वाला डायरेक्ट्रिक्स है तो ये रहा, तो अगर मुझे एक और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, क्या हमसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मांगी है? आई थिंक मुझे इक्वेशन ऑफ द सेकंड डायरेक्ट्रिक्स मांगी है ना, सेकंड फोकस भी मांगी। अब एक बात सिंपल सी बताओ सोच कर, क्या मैं इसेंट्रिसिटी यूज़ करते हुए कुछ चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ? जिससे ध्यान से देखना, मैं इसेंट्रिसिटी यूज़ करते हुए यहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ। कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, चीज़ें सिमेट्रिकल हैं,
चीज़ें जब सिमेट्रिकल हैं तो क्या सर, इसी लाइन पे अगर मैं आगे जाऊंगा, इसी लाइन पे अगर मैं आगे जाऊंगा तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कहीं फोकस होगा। आई होप आप ये विजुलाइज कर पाते हो। जितनी डिस्टेंस यहाँ पर ये है फोकस से, उतनी डिस्टेंस पर आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। उस फोकस और इस फोकस का मिड पॉइंट आपका क्या हो जाने वाला है, वो आपका क्लियरली सर हो जाने वाला है सेंटर। आई होप ये बात भी आप समझ पा रहे हो। दूसरी बात, फोकस मिल गई, सेकंड डायरेक्ट्रिक्स मिल गई, मेजर एक्सिस मिल गया, सेंटर मिल गया। मतलब इस तरीके से हम चीज़ें निकालेंगे। और क्या वो जानना चाह रहे हैं, बस इसको और समझ लेते हैं। वो एक और जो चीज़ पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सर ये तो हमने सीखा है, ये तो हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला ही है जिससे हम इसे सोचते हैं। सबसे पहले जो मैं निकालना चाह रहा हूँ वो क्या, ध्यान से सुनना, मैं इस बात पर आना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर एक बात बताओ, मान लो इसका यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे मैं इसको पॉइंट को ले लेता हूँ, लेट्स से ए, है ना। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ए, और इस पॉइंट को हम कुछ भी कह लेते हैं, लेट्स से मैं इसे कह लेता हूँ जेड। तो क्या आप ये सब बात जानते हो कि सर अगर इस पर, पहली बात तो हम ये देख पा रहे हैं जेड ए और एस कोलिनियर है ना, ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन जो मेरी ये हेल्प करेगा जानने में वो क्या, सुनिएगा ध्यान से, कि मैं ये नहीं कह सकता क्या सर, सुन के देखो, कि सर इस पॉइंट की इसकी फोकस से जो डिस्टेंस होगी, यानी क्या ए एस, इस पॉइंट की इसकी जो फोकस से डिस्टेंस होगी वो क्या होगी भाई, ए एस। और सुनिएगा ध्यान से, इस पॉइंट की इसकी जो फोकस से डिस्टेंस होगी वो, और इस पॉइंट की इसके डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट की इसकी डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगी, जो कि ये है, आई होप आप समझ पा रहे हो, तो वो कितनी है, ए जेड, है ना। तो ये जो ए जेड है, इनका रेशो क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो। सर इनका रेशो तो मैं जानता हूँ, आपको याद आ रहा है इनका रेशो क्या होता है सर, पॉइंट की इलिप्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की उसकी फोकस से डिस्टेंस और उस पर लाई करने वाले उसकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी हमेशा एसेंट्रिसिटी होती है। क्या मैं इसे E/1 लिख सकता हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो सर। अच्छा एक और बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, हमें क्या इसके मेजर एक्सिस की इक्वेशन मिल गई है, x + y = 1। ये इक्वेशन क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो क्या मैं y = -x लिख सकता हूँ। अच्छा इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो z है, किसका, डायरेक्ट्रिक्स का और मेजर एक्सिस का। तो y की जगह -x अगर मैं यहाँ रख दूँ, सुनेगा ध्यान से, मैं y की जगह -x यहाँ रख दूँ, तो x - -x यानी 2x + 3 = 0। 2x + 3 = 0 मतलब क्या, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। क्या आपको ये बात समझ आई, यानी z का जो x कोऑर्डिनेट आता है वो कितना आ जाता है, -3/2। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। क्या इसी तरीके से अगर इसका मुझे x कोऑर्डिनेट मिला -3/2, तो क्या मैं इसका y कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता। सर क्लियर सी बात है ना, इस पर लाई करता है, यहाँ पर भी रख लो चलेगा, यहाँ पर भी रख लो चलेगा, -3/2 यहाँ पास किया तो कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 3/2। सर इससे क्या फायदा हुआ। अब आप एक बात बताओ, आपके पास z के कोऑर्डिनेट्स है, आपके पास s के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको ZA/AS पता है, आपको अगर ये रेशो पता है तो क्या आप a के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, बहुत आराम से। सुनना ध्यान से, इस कंक्लूजन पर मैं आना चाह रहा हूँ, है ना। तो AS/AZ, आई होप आप समझ पा रहे हो, AS/AZ, अगर मैं सीधी बात करूँ तो ये है आपका a, है ना, ये है आई थिंक आपका z, और ये है आपका क्या, s। कोई तकलीफ तो नहीं। s के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -1, 1। z के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -3/2, 3/2। और इस a के कोऑर्डिनेट निकालने, और ये रेशो कितना है, E/1। आई होप आपको समझ आ रहा है, फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। आई होप ये पॉइंट हमने सही लिखे हैं, -1, -1, और -3/2, 3/2। अब ये जो रेशो है ये कितना है, E/1 कितना है सर E है आपका, रियली सॉरी, एसेंट्रिसिटी मैंने 1 क्यों लिखा, एसेंट्रिसिटी शायद इसने दी थी 1/2, मैंने 1 लिखकर छोड़ दिया होगा, ये कितना था 1/2, है ना। आई होप आपको ये बात याद है। वैसे अभी तक हमने इसे यूज़ नहीं किया है, कहीं पर भी यूज़ किया है तो फॉर्मूला मैंने सही लिखा था ना, 1/2, बिल्कुल सही है ना, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब सुनना ध्यान से, ये रेशो है अगर E/1 यानी कितना, 1/2/1 यानी कितना, 1/2। अगर ये रेशो है 1/2 तो AS अगर 1 है तो AZ कितना है, 2। ये आपका रेशो है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो क्या A के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत टफ टास्क है सर, ये तो मेरे लिए आसान काम है, तो मैं जानता हूँ कैसे भाई। देखो 2 × -1 यानी कितना, -2। 1 × -3/2 यानी कितना, -3/2 अपॉन 2 + 1 यानी 3। इंटरनली ही डिवाइड किया तो ऐड कर रहे हैं, सीधी बात है। 2 × 1 कितना, 2। 1 × 3/2 कितना, 3/2, और अपॉन में वापस कितना, 2 + 1 3। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एक है। जैसे अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो क्या मिलेगा, गौर से देखो, -2 - 3/2 है ना, 2 में 1.5 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 3.5 यानी 7/2। आई होप आप समझ रहे हो। ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे सोचो, 2 × 2 4, 4 + 3 7, तो हो जाता है 7/2। 7/2 को 3 से डिवाइड किया तो शलाई से हो जाएगा 7/6, लेकिन नेगेटिव साइन। तो a का जो x कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा -7/6। सिमिलरली चूंकि ये आपका उसी लाइन पर लाई कर रहा है तो ये क्लियरली आपका 7/6 आना तय है। देखो 2 × 2 4, 4 + 3 7, और 7/3 × 2
आई होप मैंने सही किया, बिल्कुल सही। 3 इंटू 2 कितना 6, तो ये कितना जाएगा +7/6, क्योंकि उसी लाइन पर लाई कर रहा है ना, y इज इक्वल टू -x, तो ये कोऑर्डिनेट ही आएंगे -7/6, 7/6, ठीक है सर। तो ये जो कोऑर्डिनेट है आपके किसके आगे, a के। अब सुनना, इससे आपकी बात खत्म हो जाएगी। ये है आपका -7/6, 7/6। अब आप मेरा ओपिनियन समझने की कोशिश करना, बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। सर अगर आपको a का कोऑर्डिनेट मिल गया है, अगर आपको a का कोऑर्डिनेट मिल गया है, तो क्या आप ये नहीं कह सकते यहाँ से जब मैं s से a तक आया तो क्या मैं यहाँ वाले सारे सिनेरियोज नहीं जान सकता? क्या अब मेरे लिए ये बातें जानना बहुत मुश्किल है? आई थिंक अब तो चीज़ें आसान है। पहली बात तो ये कि जो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होगी वो इसी के पैरेलल होने वाली है, बिल्कुल सही बात, उनमें भी यही रिलेशन होगा। तो अगर मुझे a का ये कोऑर्डिनेट मिला -7/6, 7/6, तो यहाँ पर ये जो आपका a' होगा, क्या ये ढूंढने में बहुत दिक्कत है? सर अब तो चीज़ें आसान है, साफ साफ दिख रही हैं कि चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, सुनना। ये जो a है ना, ये जो a है ना, इसको, ये जो रेशो था ये आपका ऑफकोर्स E/1 था, जो कि इंटरनली था। यही जो a है ना, यही जो a है ना, आई एम रियली सॉरी, हाँ ये जो a है, ये यहाँ वाली फोकस और यहाँ वाली डायरेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नली इसी रेशो में डिवाइड करेगा। ये लाइन आपने सुनी क्या? मैं फिर से कहता हूँ, ये जो आपका a है, ये जो आपका a है, ये इस वाली फोकस, ये जो दूसरी फोकस है, और इसके करेस्पॉन्डिंग फोकस नहीं, इस वाली फोकस के लिए जो दूसरी फोकस है, उन दोनों रेशो को एक्सटर्नली E/1 के रेशो में डिवाइड करेगा और उससे हम चीज़ें निकाल पाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? दोनों बातें क्लियर हो रही हैं क्या? जैसे कि सुनना ध्यान से, ये जो आपका a' है, इसको ऐसे देख लो, ये जो आपका a' है, ध्यान से देखना, इस a' ने ये जो आपका z और s वाली जो लाइन है, ये जो z और s को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसे एक्सटर्नली E/1, यानी E/1 मतलब क्या आपका, जो रेशो है आपका एसेंट्रिसिटी वाला, उस रेशो में डिवाइड किया है। बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो आई होप आप आसानी से समझ पा रहे हो। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। a' ने डिवाइड किया है किसको, z और s को ज्वाइन करने वाले लाइन को, किस रेशो में, 1:e के रेशो में। अब जब ये 1:e के रेशो में डिवाइड कर, ये एक नई प्रॉपर्टी है जिसे याद रखना। नई प्रॉपर्टी क्या है भाई? नई प्रॉपर्टी ये है a' जो कि आपका दूसरा एंड है, इसके करेस्पॉन्डिंग मैं किससे बात कर रहा हूँ? इसके वाले फोकस और इसके वाले डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इस a' के लिए, इस दूसरे एंड के लिए, जो मेजर एक्सिस पर आपका एंड है, इसके लिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपके इस s की और इस z की, मतलब किसकी? इस a' के लिए ये वाला फोकस और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स। क्या लाइन आपको समझ आ रही है? तो इनको वो जिस रेशो में डिवाइड करेगा, वो जो एक्सटर्नली रेशो आपका जो आएगा, वो क्लियरली कितना आएगा, E/1। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ, क्या मैं लिखना चाहूँ, a'(s), ये जो आपका रिलेशन है a'(s), मतलब ये इसी पर लाई करने वाला पॉइंट है, इससे इस फोकस की डिस्टेंस अपॉन क्या, a'(z), मतलब यहाँ पर इस पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस है, ये रेशो भी वही होगा, लेकिन ये रेशो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। ये कैसे डिवाइड कर रहा होगा? एक्सटर्नली। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी अगर मैं आपसे समझाना चाहूँ चीज़ें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना, वही बातें वापस। ये प्रॉपर्टी याद रहेगी स्टूडेंट सबसे पहले तो। अगर मैं आपसे बात करूँ, क्या, ध्यान से देखो, ये यहाँ पर आपका पॉइंट है a', यहाँ पर आपकी दूसरी वाली फोकस है s, और ये आपका पॉइंट है कहीं ना कहीं z। अच्छा, s के कोऑर्डिनेट समझाते हैं क्या सर? हाँ सर, s के कोऑर्डिनेट्स है -1, 1। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद रहेगी, जिस पर सारे सवाल बन रहे हैं। और z के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -3/2, 3/2। तो z के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -3/2, 3/2। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? तो ये जो a ने रेशो डिवाइड किया है, a ने जो रेशो डिवाइड किया है किसका भाई? जो z/s का रेशो है, उसे 2:1 के रेशो में वो डिवाइड करता है। 2:1 के रेशो में मतलब कैसे? आपका ध्यान से देखना भाई, ये जो रेशो है, मैं इस रेशो की, और ये जो रेशो है a'(s), इस रेशो की बात कर रहा हूँ। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आई होप आपको क्लियर हो रहा है। बड़ा सिंपल सा फैक्ट, बड़ा सिंपल सा पॉइंट। ये रेशो क्या होगा? ध्यान से देखो, सिंपल सी बात, एक पॉइंट है, उससे उसकी फोकस की डिस्टेंस, और उस पॉइंट से उसकी डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस। बट इस बार इस पॉइंट के लिए, ये जो पॉइंट है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग बात वही है, वापस फोकस ही है यहाँ पर, लेकिन इस पॉइंट के लिए यहाँ पर ये फोकस है। अपनी बात समझ पा रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात है। आप तो सारी बातें छोड़ो, आप बेसिक सी प्रॉपर्टी अप्लाई करो एलिप्स की। क्या प्रॉपर्टी है सर? एलिप्स पर एक पॉइंट लाई करता है, ठीक है, करता है,
उस पॉइंट की एस से क्या डिस्टेंस होगी सर, जो भी होगी उसको हम कहेंगे ए डैश एस। ये डिस्टेंस क्या होगी, ए डैश एस। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। उस पॉइंट की डायरेक्ट से डिस्टेंस क्या होगी सर, वो होगी ए डैश जेड। ये डिस्टेंसेस का रेशो क्या होता है सर, ये डिस्टेंसेस का रेशो होता है E/1। बस इतनी सी बात आप अप्लाई करो। क्या हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी नहीं, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। बात तो हम शुरुआत से पढ़ते आए ना, ये तो वही बात है, ठीक है सर। लेकिन इसी बात को सोचा जाए तो आप क्या कहना चाह रहे हो, इसको ऐसे सोचना। मान लो मैं आपको एक्सटर्नल रेशो वाला कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि एक्सटर्नली रेशो आ कैसे है। तो देखो, अगर मैं दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ए डैश एस और ए डैश जेड, इसको लेट्स से मैं किसी वैल्यू के इक्वल रखता हूं, तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो, सुनना। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ए डैश एस है ना, अपॉन में क्या ले आता हूं, ई है ना, और मैं ए डैश जेड के अपॉन में क्या ले आता हूं, 1 इज इक्वल टू के। बहुत गौर से सुनना स्टूडेंट्स, मैं जो कंक्लूजन पे आना चाह रहा हूं, जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्या है, वो ये है कि जो ए डैश एस की जो लेंथ आएगी, जो ए डैश एस की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, ई के। यानी जो ए डैश एस की जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है सर, वो आ रही है ई के। सुनना ध्यान से, मैं एक्सटर्नली कैसे डिवाइड कर रहे हैं वो आपको समझना चाह रहा हूँ। ए डैश जेड की लेंथ कितनी आ रही है सर, ए डैश जेड ये जो डिस्टेंस है, ये लेंथ ये कितनी आ रही है, ये लेंथ आपकी आ रही है फाइनली कितनी, के। क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है। अब एक छोटी सी बात का आप जवाब दो, एक छोटी सी बात का आप जवाब दो। अगर मैं आपसे ये पूछता, इसको छोड़ो, अगर मैं आपसे ये पूछता तो सिंपल सी बात बताओ, बड़ी ही सॉर्टेड सी बात, ये जो पॉइंट है एस, ये जो पॉइंट है एस, इसने वही तो किया। इसने क्या किया, देखो ध्यान से, मैं एस और ए डैश, मैं एस और ए डैश के बारे में जानना चाह रहा हूँ। क्या आप मुझे ये लेंथ बता सकते हो सर, ये लेंथ तो हम जानते हैं ई के। क्या आप मुझे एस और जेड की लेंथ बता सकते हो सर, ये टोटल है कि ये है ई के, तो ये लेंथ कितनी होगी सर, ये लेंथ अगर आप ढूंढना चाह रहे हो ना, तो ये लेंथ होगी के माइनस ई के। ये लेंथ कितनी होगी सर, ये जो लेंथ होगी के माइनस ई के। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर मैं आपसे फाइनल सी सिंपल सी बात पूछूं कि ए डैश एस, ध्यान सुनेगा, ए डैश एस अपॉन एस जेड, क्योंकि एस बीच में है, मैं इंटरनल डिवीजन पे अगर आऊं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए डैश एस अपॉन एस जेड पर अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे क्या पूछूं, ए डैश एस, आई होप ये डिस्टेंस आपको दिख रही है, अपॉन एस जेड, इस पर बात करो, तो एक्सटर्नल डिवीजन का कंसेप्ट कहां से आ रहा है, मैं वहां ले जाना चाह रहा हूं। ऑल्दो आप वो कंपोनेंडो या डिविडेंडो के थ्रू भी प्रूव कर सकते थे, बट मैं फाइनली इस बात पर आ रहा हूं इस नजरिए से। ध्यान से देखो, तो ए डैश एस अपॉन एस जेड तो कितना आ रहा है सर, ध्यान से देखो, ए डैश एस आपका कितना है, ई के, और एस जेड कितना है सर, एस जेड है के माइनस ई के, है ना, ये कितना है, के माइनस ई के। और अगर आप के कॉमन ले लेते हो तो फाइनली जो रेशो आता है वो क्या आता है, ई अपॉन 1 माइनस ई। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इस बात से। आई होप ये बड़ी सिंपल सी बात है जो आप सबको समझ आई। ये एक्सटर्नल डिवीजन वाला ही कंसेप्ट है, बट इसको मैंने इंटरनल डिवीजन के फॉर्म में कन्वर्ट किया आपको समझाने के लिए। कोई मुश्किल बड़ी विशेष बात तो नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने ए डैश के लिए जो इसके पास जो फोकस थी, इसके पास जो डायरेक्ट्रिक्स थी, उनसे डील नहीं करवाया, मैंने ए डैश को यही फोकस और यही डायरेक्ट्रिक्स से डील करवाया। और यहाँ पर भी वही कंसेप्ट अप्लाई होता है, क्योंकि ए डैश इसी इलिप्स पर लाई करने वाला पॉइंट है। ये कंसेप्ट समझने में वक्त जरूर लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो हर बार आप इसे अप्लाई करके सीधे सीधे चीजें सोच सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ए डैश इस इलिप्स पर लाई करने वाला पॉइंट है, तो ये डेफिनेटली इस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि इस इलिप्स पर लाई करने वाले किसी पॉइंट की उसकी फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट की उसकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनका रेशो हमेशा आपका इसेंट्रिसिटी होता है। पर उस कंसेप्ट को घुमा के हमने इस तरीके से कन्वर्ट किया। अब सुनिएगा ध्यान से, मान लो थोड़ी देख लिया, अगर मैं ए डैश के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ, थोड़ी देख लिया, मान लो एच कॉमा के, एच कॉमा के अच्छा नहीं लग रहा है तो लेट्स से माना अल्फा कॉमा बीटा। अब सुनिएगा ध्यान से, अच्छा ई अपॉन 1 माइनस ई कितना होगा सर, ई है आपका 1/2, है ना, ध्यान से देखिएगा, ई कितना है सर 1/2, और 1 माइनस ई कितना होगा सर, 1 माइनस ई को लेके ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड है, ई है आपका 1/2, तो 1 माइनस 1/2 ये कितना हो जाएगा 1/2। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो रेशो कितना आ रहा है, ये रेशो आ रहा है 1, ये रेशो कितना आ रहा है 1। इस रेशो के 1 आने का क्या मतलब, ये रेशो है 1/1, 1/1 का मतलब ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट है। जो आपका एस है वो ए डैश और जेड का क्या है, मिड पॉइंट। आई होप आपको बात समझ आ रही है, नहीं भी क्लियर हो रहा है तो बस समझो ये रेशो कितना आ रहा है 1/2 अपॉन 1/2, यानी 1/1, यानी मिड पॉइंट है कौन, एस, किसका, ए डैश और जेड का। अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या मैं अल्फा और बीटा निकाल सकता हूँ, कौन सी बड़ी बात है सर। ऐसे सोचो, अल्फा, वैसे और भी तरीके हैं बट अगर ऐसे नहीं क्लिक करते तो मैं क्या करूंगा, अल्फा -3/2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। आप समझ पा रहे हो ना, मिड पॉइंट की बेसिक सिस्टम। ऑल्दो ये दिख नहीं रहा होगा, ऐसा लग नहीं रहा होगा, बट चूंकि वो निकल के आ रहा है मैथमेटिकली, हमने ड्रॉ तो बस रैंडम सा कर लिया था। अब ऐसा कहना मत कि सर ऐसा अगर मिड पॉइंट है तो दिख तो नहीं रहा, ये तो हमने रैंडम सा एक ड्रॉ किया है ना। अब सुनना ध्यान से, अगर ये बात निकल के आ रही है फाइनली तो मैं क्या कहूंगा, अल्फा -3/2, मैं क्या कहूंगा, अल्फा -3/2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, x + x1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है सर, वो होता है -1 के इक्वल। क्या पॉइंट आप सबको समझ आया। सिमिलरली मैं क्या कहूँगा, बीटा + 3/2, एक और कंक्लूजन क्या आएगा, बीटा +
प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 के। आई होप यहाँ से आप खुद कह पा रहे हो सर 2 को वहाँ पहुँचा दो पहले, तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, है ना। इस 2 को भी वहाँ पहुँचा दो सर, तो ये 2 को यहाँ पहुँचाए तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत तो नहीं है सर। एक छोटा सा काम करते हैं, -3/2 को उस तरफ शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा, ये +3/2, ये कितना हो जाएगा, +3/2। डू यू ऑल एग्री विद दिस, है ना। सिमिलरली +3/2 को वहाँ शिफ्ट किया, +3/2 को वहाँ शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -3/2। आई होप ये सारी बातें क्लियर हैं, ये सारी बातें बहुत सॉर्टेड थी जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अब अल्फा की वैल्यू 2 × 2 -4, -4 + 3 -1/2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, अल्फा की वैल्यू आती है -1/2। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत, सीधी सी बात है सर। 2 और 1.5 तो कितना डिफरेंस आएगा, आधा। अब यहाँ पे देखो 2 - 3/2, सीधी सी बात है, वही बात, 2 और 1.5 डिफरेंस कितना आएगा, 1/2, और ये इसी लाइन पर लाई करता है ना, तो ये तो आना तय ही है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट आया, ये -1/2, 1/2 क्यों आया, बस यही पार्ट आपका इस क्वेश्चन का क्रक्स है। अब इसके बाद आपको सेंटर ढूंढने में, डायरेक्ट्रिक्स ढूंढने में, ये फोकस ढूंढने में, या इवन लेटेस्ट रेक्टम के लिए तो आप यहीं से निकाल सकते थे, वो कोई बड़ी बात नहीं। ये सारी बातें आप बिल्कुल आराम से कह दोगे बिना ज़्यादा सोचे समझे। पर मेरा सबसे पहला सवाल, ये जो हमने A' के कोऑर्डिनेट्स निकाले, क्या इसको लेकर कोई परेशानी, इसको लेकर जो हमने मैकेनिज्म अप्लाई की, क्या ये पूरी मैकेनिज्म क्लियर है। आप इसे 2 सेकंड में खत्म कर सकते थे अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन वाला कंसेप्ट समझ जाते, जो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाह रहा था। बट चूंकि वहां थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, तो हमने उसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी, उसकी पूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर समझी कि देखो वो चीज़ें कैसे फ्लोट हो रही हैं, कैसे हो रही है, और ये फॉर्मूला कैसे फाइनली बन रहा है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई हैं, है ना। अब सुनना ध्यान से सर, अब फाइनली आंसर कैसे आ जा रहा है आप समझो। सर्कल का, सॉरी, इलिप्स का सेंटर कहाँ होता है सर, ये A' है, ये A है, तो इनका एग्जैक्ट मिड पॉइंट क्या होगा, आपका सेंटर। कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से, नहीं है, तो सोच के देखो, ये है आपका A' और ये है A, इनका मिड पॉइंट क्या होगा सर, फिर से मिड पॉइंट थ्योरम, तो क्या करेंगे, -7/6 -1/2 का हाफ। क्या करेंगे, देखो भाई, -7/6 और -1/2 का हाफ, तो मैं पहले तो ये लिख लेता हूँ, क्या, -7/6 -1/2, और इसका हम हाफ निकालने वाले हैं, तो कितना आ रहा है सर, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, लेट्स से 6/12, कोई दिक्कत तो नहीं। 6/12 क्यों लिखा सर, बेवकूफ़ी कर रहे हो आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 और ये लिखा 3 × 2 6, तो ध्यान से देखो, -7 × -3 कितना हो जा रहा है, -10, -10/12, ये कितना आता है, -10/12, जो कि कितना हो जाएगा, -5/6। डू यू ऑल एग्री विद दिस, है ना। तो इसका जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट आता है, जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट आता है, वो कितना आता है, -5/6। और एक बात कहूँ मैं आपसे, आप मत निकालो y कोऑर्डिनेट, क्यों, क्योंकि आप समझो ना, कुछ पैटर्न दिख रहा है। ये पैटर्न क्यों दिख रहा है, तो y कोऑर्डिनेट आपको नजर आ रहा है, क्या होगा सर, y कोऑर्डिनेट क्लियर सी बात है, क्या होगा, 5/6। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वेरीफाई कर लो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमने कुछ गलत किया। वैसे इतना क्यों वेरीफाई करना है, बट फिर भी 7/6 + 1/2, 1/2 को क्या मैं लिख लेता हूँ, 3/6, है ना। 7 + 3 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10/6/2, ये कितना हो जाएगा, 10/12, यानी वापस कितना, 5/6। तो क्या आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए सर। सेंटर के कोऑर्डिनेट जो हमसे पूछे गए थे वो कितने आए, आपसे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे वो क्लियरली आपका आ रहा है, -5/6, 5/6। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक सर। अब जब दूसरी फोकस ढूंढनी है, तो दूसरी फोकस ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है, जो दूसरी फोकस होगी वो भी तो आपकी इसी कंडीशन को फुलफिल करेगी। कौन सी कंडीशन, आप सोच के देखो, ये वाला जो आपका सेंटर है, ध्यान से देखना, हमने क्या ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी सर, कि जो सेंटर होता है वो सिमेट्रिकली इस तरीके से प्लेस्ड होता है कि वो ना सिर्फ आपके A और A' का मिड पॉइंट होता है, बट वो दोनों फोकस S और S' का भी मिड पॉइंट होता है। और अगर वो S और S' का मिड पॉइंट है, और मुझे अगर C का ये कोऑर्डिनेट पता है, मुझे S का ये कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं S' के कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं निकाल सकता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, बहुत आराम से निकाल लेंगे। जब S' के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फिर से वही बात, अगर मैं S' को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं कह लेता हूँ, क्या, कुछ भी ले लो, है ना, अल्फा बीटा ले चुके हैं, H, K ले चुके हैं, तो लेट्स से मैंने इसको क्या ले लिया, लेट्स से C, D, बस आपको समझाने के लिए। तो सुनिएगा ध्यान से, आप क्या कहोगे सर, C -1 / 2 विल बी इक्वल टू -5/6। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, मैं क्या लिख रहा हूँ, C -1 / 2 विल बी इक्वल टू -5/6। हमने क्या किया, मिड पॉइंट थ्योरम, तो C -1 / 2 विल बी इक्वल टू -5/6। और अगर ये देखा तो 2 उधर गया, तो 2 से 6 कैंसिल हो तो कितना 3, तो क्या आता है, C -1 इज इक्वल टू कितना, 2 से 6 कैंसिल हो तो कितना 3, तो यह जाता है -5/3। -1 को जरूर बचाए तो C इज इक्वल टू व्हाट, -5/3 + 1। और अगर C को यहाँ लिखा तो कितना, 3 × 1 3, -5 + 3 कितना, -2, तो कितना आता है, -2/3।
अगर C आ रहा है, इसका जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट आ रहा है -2/3, तो क्या आप मुझे नहीं बता पाओगे इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? सर निकालने की जरूरत नहीं है, वो कितना होगा +2/3। डू यू ऑल एग्री विद दिस? क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि सब वही आपकी इस स्ट्रेट लाइन y = -x पर लाई कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट समझ आया कि सर ये आपका -2/3, 2/3 क्यों आया? अब सर आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हो? अब मैं फाइनली आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इतनी सारी बातें निकालते हुए अब आप फाइनली इसकी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स तक नहीं पहुँच सकते क्या? आई होप आपको बातें समझ आ रही है, हमने क्या क्या निकाल लिया। अभी तक हम ये सारी चीज़ें वर्कआउट कर चुके हैं। क्या क्या वर्कआउट कर चुके हैं? हम इसका सेंटर वर्कआउट कर चुके हैं, है ना। हम इसकी सेकंड फोकस वर्कआउट कर चुके हैं। हम अब जाना चाह रहे हैं कहाँ तक? अब इसकी सेकंड डायरेक्ट्रिक्स तक जाना चाह रहे हैं। कौन सी बड़ी बात है, सोच के बताओ सर। डायरेक्ट्रिक्स तक जाने के लिए क्या करना होगा? एनीवन हैविंग एनी थॉट्स, एनी आइडियाज कि सर वापस अब अगर डायरेक्ट्रिक्स तक जाना है तो कौन सी दूर जाना है आपको? आप अगर काफ़ी सिमिलैरिटी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हो तो बस थोड़ा और आगे जाना है। पर थोड़ा और आगे जाने के लिए क्या आपको वापस वही कंसेप्ट नज़र आ रहा है? सुनना ध्यान से, मुझे एक पॉइंट चाहिए। जैसे कि मान लो ये z था, तो मान लो यहाँ पर एक पॉइंट होगा कहीं z'। क्या मैं फिर से ये बात कहूँ जो आपसे मुझे कहनी है कि पैराबोला, सॉरी इलिप्स, पैराबोला पता नहीं क्यों निकलता है, इलिप्स पर लाई करने वाला पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस और उससे z' की डिस्टेंस जो होगी, उनका रेशो एसेंट्रिसिटी होगा। उस रेशो के कंसेप्ट से z' पर आ जाऊंगा और परपेंडिकुलर लाइन किसके? इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर। स्लोप पता ही है, जिस पॉइंट से पास होती है वो पता करने वाले हैं, तो मैं उस डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन लिख लूंगा। क्या ये प्रोसेस समझ आई? तो बिल्कुल इससे अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करने वाले हैं हम? a', s' और a', z' वाला थॉट। आई होप ये बात क्लियर है आपको। इस वाले पार्ट को हम सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं और अब z' के कोऑर्डिनेट्स पर बात करेंगे ताकि हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लें। हम इस थॉट पे काम कर रहे हैं स्टूडेंट। सिंपल सी बात, a', s' अपॉन a', z' क्या? आपके डायरेक्ट्रिक्स का फीट। आई होप आप समझ पा रहे हो। ये जो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बना रहे हो, ये आपकी एक डायरेक्ट्रिक्स थी, है ना। इसी डायरेक्ट्रिक्स का मैं एक पार्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, ये आपकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है। बिल्कुल सही बात है सर। ये जो आपकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है, इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ी शिफ्ट हो गई है। ये जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है, इसने आपके मेजर एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट किया है वो z', ये वो फीट है ना। अब सुनना ध्यान से, हम सिंपल सी बात ये जानते हैं, बेसिक कंसेप्ट आपका कि सर पैराबोला, सॉरी इलिप्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से उसके फोकस की डिस्टेंस यानी क्या? a', s'। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बातें याद रह जाएं और हर बार आप ऐसे ना लिखो। और a', z' यानी क्या? उस इलिप्स पर लाई करने वाले उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन डिस्टेंसेस का रेशो हम हमेशा से पढ़ते हैं, कितना होता है? एसेंट्रिसिटी, जो कि है आपका e। सीधी सीधी बात। और e कितना है सर? e है आपका 1/2, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे? 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है सर। अब सीधी सीधी सी बातें सर, हम जानते हैं क्या क्या चीज़ें, ध्यान से देखना। यहाँ कहीं आपका a', यहाँ कहीं आपका s' और यहाँ कहीं आपका z'। मुझे क्या क्या पता है ज़रा उन पे बात कर लेते हैं। मुझे जो पता है वो क्या? मुझे a' पता है, कितना है? -1/2, 1/2। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस। ये है आपका -1/2, 1/2, है ना। मुझे दोनों कोऑर्डिनेट्स एनीवे निकालने की जरूरत नहीं है। s' कितना है सर? s' हमने अभी निकाला, कितना? -2/3, 2/3। आप डिस्टेंस से भी जा सकते थे, बट फिर भी अगर हमें इसी बात पर बात करनी है तो ये -2/3, 2/3। अब मैं कह रहा हूँ इसके भी x और y कोऑर्डिनेट आराम से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि a', s' अगर 1 यूनिट है तो a', z' कितना है? 2 यूनिट्स। डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो एक बात बताओ सर, अगर मैं थोड़ी देख ले इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ p, q, तो p की वैल्यू क्या होगी? चलो p की वैल्यू तक जाने से पहले मैं कैसा बोल सकता हूँ? 1 × p प्लस 2 × -2/3 यानी कितना? -4/3 यानी कितना? -4/3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 यानी कितना? 3 विल बी इक्वल टू दिस विच इज़ व्हाट? -1/2। डू यू ऑल एग्री विद दिस? जो भी हमने किया छोटा सा काम सर, 3 को वहाँ शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा? -3/2। ये कितना आ जाएगा सर? -3/2। अब क्या किया? -4/3 को वहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ से जब 4/3 को वहाँ शिफ्ट किया तो हो जाता है +4/3। और ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? p की, है ना। अब सीधी सीधी सी बात सर, कैलकुलेट कर लो। 3 × 3 कितना? -9। 4 × 2 कितना? 8 अपॉन कितना? 6। कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं? तो क्लियरली कितना आ रहा है? -1/6। और अगर आपका p आता है -1/6 तो q को लेकर आपका क्या ओपिनियन होगा? सर q आपका क्लियरली 1/6 होगा। उसने आपसे z' यानी इस डायरेक्ट्रिक्स के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं मांगा था। उसने क्या मांगा था? उसने आपसे मांगा था, ध्यान से सुनना, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, सेकंड जो डायरेक्ट्रिक्स है सर,
वो जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो इसके पैरेलल होगी। यहाँ पर हमने दो डायरेक्ट्रिक्स बना दी हैं अननोइंगली, तो एक को मैं हटा देता हूँ, है ना। उसने क्या बोला, सर इसके परपेंडिकुलर है और इसके पैरेलल है, जो आपको ठीक लगे। तो स्लोप कितनी होगी, स्लोप होगी 1। डू यू ऑल एग्री विद दिस? स्लोप है 1 और वो z डैश से पास होती है। अगर वो z डैश यानी इससे पास होती है तो लाइन की इक्वेशन लिखना कौन सा बड़ा टास्क है, y माइनस y1, y माइनस y1 यानी y माइनस 1/6 इज इक्वल टू m। m क्या मतलब स्लोप, है ना। तो m तो 1 है तो 1 को कुछ नहीं लिखते, x माइनस x1 यानी x प्लस 1/6। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये इक्वेशन क्या बनती है, y माइनस x, और जब ये इधर आता है तो 1/6 माइनस 1/6 माइनस 1/6 यानी माइनस 2/6 यानी कितना, माइनस 1/3। तो ये आपकी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आती है, जो कि क्या है, जो कि है y माइनस x माइनस एक्स माइनस 1/3, जिसे आप चाहें तो और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, बट मेरा कहना है ऐसा भी रख ले तो कोई बुराई नहीं। क्या इतना समझ आया? आई थिंक हमने काफ़ी हद तक बहुत मेजर पार्ट इसके सॉल्व कर लिए। हमने इक्वेशन ऑफ सेकंड डायरेक्ट्रिक्स को भी निकाल दिया। अब सर सारी बातें छोड़ो, क्या आप मुझे लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम निकाल के दे सकते हो? सर लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम, याद करिए जब आपसे लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम पूछी जाती है तो क्या होता है, सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 इंटू इसेंट्रिसिटी इंटू डिस्टेंस, किस किस के बीच की सर, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन आपकी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की। तो चाहे तो आप ये निकाल दो या फिर चाहे आप ये निकाल दो। डिड यू ऑल गेट दैट पॉइंट? तो हम क्या निकालेंगे सर, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड दी डायरेक्ट्रिक्स। क्या आप ये भूले तो नहीं हो? आई होप आपको ये सारी बातें याद है जो हमने डिटेल्ड मैनर में डिस्कस की हैं अभी तक। तो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत बड़ा टास्क है? नहीं। 2 तो 2 है, एसेंट्रिसिटी 1/2 है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। अब खबरदार आप में से कोई भी फिर से समझदारी दिखाए, हमने डिस्कस किया है एस डैश की इससे डिस्टेंस नहीं चाहिए, एस की इससे डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें या तो ये डिस्टेंस चाहिए एस डैश की इससे या फिर ये, जो कि बहुत आसान काम है। आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, या -1, 1 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आपको ठीक लगे। आई थिंक दोनों ही काम आसान है, जो आपको ठीक लगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाया तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, एस जेड। तो जब आप एस जेड निकालना चाहते हो तो एस जेड क्या आएगा, मैं यहाँ लिख लूँ तो चलेगा क्या, एस जेड जो फाइनली आएगा अंडर रूट ओवर, ध्यान से देखिएगा क्या होगा, -1 -3/2, है ना। क्या मैं इसके थ्रू बजाय इससे निकालूं, शायद वो मुझे आसान लग रहा है ना, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे फ्रैक्शंस में चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ध्यान से देखना, -1, 1 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, एक ही बात है। तो देखो -1 × 1 कितना, सीधी सी बात है सर, कितना, -1। तो ये कितना आ जाएगा, ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा सर, ये होगा आपका -1। फॉर्मूला भी लगा सकते थे बट मुझे वो ठीक लगा कैलकुलेशन वाइज। 1 × -1, तो ये वापस कितना हो गया, -1। और क्या सर, और आपको +3 तो दिख ही रहा है। और डिवीजन में कितना आने वाला है सर, डिवीजन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिवीजन में आपका आएगा 1 और 1 का स्क्वायर का सम का अंडर रूट, तो कितना होता है 2, यानी √2। कोई दिक्कत तो नहीं, इस पर मॉड लगाना मत भूलिएगा क्योंकि आपका मॉड होता है। आई होप आपको ये बातें याद है। अब अगर मैं एस जेड की आपसे बात करूँ तो एस जेड कितना है, 3 - 2 कितना 1, तो कितना आता है 1/√2। तो एस जेड जो आपका आया वो आप यहाँ पास कर दीजिए, जो कि कितना है 1/√2। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये जो 1/√2 आपकी वैल्यू आती है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज क्लियरली योर लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम। आई होप आपको सारे पार्ट्स, सारी चीज़ें क्लियर हुई। ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, एक डिटेल्ड थरो ये क्वेश्चन था, जिसमें हमने हर एक एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया, हमने हर एक प्रॉपर्टी को लगा लिया, जिसके थ्रू हर एक चीज़ जो कि आपको सिखाई जा सकती थी हमने सिखाने की कोशिश की, ताकि आपको क्लियर रहे कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से चीज़ें सोची जाती हैं। मेजर पार्ट जो इस क्वेश्चन में समझने लायक था वो ये कि हमने कैसे बस इन दो चीज़ों से, इससे और इससे, कैसे आगे बढ़ते बढ़ते सेंटर, दूसरा फोकस, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, उसकी लेटस रैक्टम की लेंथ, ओवरऑल पूरा एलिप्स फिगर आउट कर लिया। आई होप ये बातें आपको समझ आए। अच्छा, हमने ऑफ कोर्स ये भी फिगर आउट कर लिए, मतलब अगर वो मेजर एक्सिस की लेंथ आपसे पूछता तो आपसे अगर वो ए डैश पूछता तो आप वो भी निकाल सकते थे, कोई परेशानी तो नहीं है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिख रहा है वो। यहाँ पर वो आपको बोल रहा है, मतलब एक क्वेश्चन डायरेक्टली अभी जस्ट हमने बनाया है, क्रिएट किया है आपके लिए, जिसके थ्रू मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। क्या कि आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन है, आई होप आप इक्वेशन को देख पा रहे हो। इस इक्वेशन को देख के, ये लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने जो आपको आइडिया देने की कोशिश की थी उसी पर बेस्ड है, जो हमने ये वाला आइडिया थॉट डेवलप किया था। इसी थॉट का ये एक्सटेंशन है ये वाला क्वेश्चन, अगर आप ठीक से देख पाओ तो। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्या बोल रहा हूँ, ये कुछ एक एक्सप्रेशन है जो कि मान लो एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है।
तो अगर ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है तो आप बस मुझे लैम्डा की वैल्यू बता दो, आपका क्वेश्चन या काम खत्म हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वहां से शुरू करते हैं। एक काम करते हैं सर, पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई करके चीजें तोड़ते हैं, चीजें ब्रेक करते हैं, चीजें कुछ क्रैक करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ सर, यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले लो। तो यहाँ से 5 कॉमन लिया तो टेक्निकली 5 स्क्वायर बाहर आएगा, यानी 25 बाहर आएगा। तो 5 जब कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दिस? है ना, 5 जो कॉमन यानी 25 बाहर आए वो मैं लिख रहा हूँ, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ से भी जब 5 कॉमन लिया तो 5 का स्क्वायर 25 बाहर आए तो ये क्या हो गया? y माइनस 2/5 है ना का होल स्क्वायर। जो 25 ओवरऑल कॉमन आ रहा है यहाँ से और यहाँ से, उसको मैं उधर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, है ना। तो जब यहाँ ट्रांसफर किया तो देखना मैं लैम्डा से डील कर रहा हूँ, पर पहले मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। ये क्या है सर? 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 25। क्या 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 5 के स्क्वायर के दरमियान मुझे कुछ बातें दिख रही है। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो क्या मैं 5 के स्क्वायर को 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इफ दिस डजंट बॉदर यू ऑल एट ऑल। अब मैं अगर आपसे एक ज़रूरी डिस्कशन करना चाहूँ जो कि ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो शैलाई से सर ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई परेशानी, कोई आपत्ति? सर दोनों तरफ अगर अंडर रूट ले लें तो क्या बुराई है? बिल्कुल ले लीजिए, बहुत खुशी की बात है आपने ये सोचा। अब अगर दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो क्या दिखेगा? ध्यान से देखो, अगर इस तरफ अंडर रूट लिया तो ये कुछ ऐसा सा एक एक्सप्रेशन दिखेगा, इस तरफ अंडर रूट लिया तो ये पार्ट हट जा रहा है। आई होप आप इस बात से सहमत हैं, है ना। और यहाँ पर ये भी हट जा रहा है, और क्लियर सी बात है सर, यहाँ पर इस वाले पार्ट के ऊपर मुझे एक अंडर रूट लगता हुआ दिखेगा। अगर मैं आपसे गौर से इसे देखने को कहूँ, बहुत बहुत ध्यान से देखने को इससे कहूँ, तो क्लियर सी बात है सर, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि जब आपने अंडर रूट हटाया, स्क्वायर को कैंसिल किया तो मॉड लगाना ज़रूरी है। यहाँ भी जब अंडर रूट हटाया मतलब अंडर रूट लगाया और स्क्वायर को कैंसिल किया तो मॉड लगाना ज़रूरी। तो ये एक एक्सप्रेशन बना। अब इस एक्सप्रेशन को प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट से कंक्लूजन पर आना है। यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से देखो, आपको बहुत कुछ क्लिक कर जाएगा कि इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अब नहीं पता है, क्योंकि ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं बहुत ही स्टैंडर्ड से मैनर में। ऐसे कैसे डिस्कस की हैं सर? अब आप एक बात बताओ, दो पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से किन्हीं एक मतलब वो एक ही पॉइंट है, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से, मतलब किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, वो उस x, y पॉइंट की एक परपेंडिकुलर, एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, उससे उस x, y की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू कुछ वैल्यू। आई होप आपको दिख रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर एक इलिप्स मान लिया जाए सर, एक इलिप्स मान लिया जाए जिसकी फोकस है लेट्स से क्या 1/5, 2/5, जिसकी फोकस है लेट्स से 1/5, 2/5, सुन रहे हैं आप लोग, और मान लेते हैं सर उसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या है सर? ध्यान से देखिएगा, उसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या है सर? वो है आपकी 3x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दैट केस डू यू नॉट रियलाइज, डू यू नॉट अंडरस्टैंड कि सर सीधी सीधी सी बात है, x, y उस पॉइंट के पाथ को रिप्रेजेंट करता है, लोकस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक इलिप्स है जिसका ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, क्योंकि वही कंडीशन है। बशर्ते वहां पर अगर मैं इस वाले पार्ट से बात करूं तो ये क्या हुआ सर? ये एसेंट्रिसिटी तो हुई। अरे भाई ये पॉइंट SP, ये आपकी SP डिस्टेंस, फोकस उस पॉइंट P की डिस्टेंस, या आपकी PM उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या बच रहा है? ये E ही तो बच रहा है। याद है ना आपको, हमने क्या पढ़ रखा है सर? पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस जो होती है वो एसेंट्रिसिटी इनटू पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होती है। ये कंसेप्ट हम यूज करें तो जो बच जा रहा है वो पार्ट क्या है? यही तो इसकी एसेंट्रिसिटी है, यही तो इसकी एसेंट्रिसिटी है। यानी कि ये जो λ-1 आ रहा है मॉड में, यानी क्या मॉड ऑफ λ-1, यही आपके इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी है। सर इलिप्स के एसेंट्रिसिटी को लेकर मेरा एक ओपिनियन है। क्या ओपिनियन है? कि सर इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 0 से 1 के बीच होती है। आई होप यू हैवंट फॉरगॉटन दैट, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच होती है। यानी ये जो है, आई होप हम जानते हैं फॉर इलिप्स, है ना, फॉर एन इलिप्स हम क्या जानते हैं? दैट एसेंट्रिसिटी is always, eccentricity always lies between 0 and 1। ना तो 0 के इक्वल होती है ना 1 के, इन दोनों के बीच में, क्योंकि 1 हो जाएगी तो पैराबोला, और 0 होती नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही होती है, लेकिन 0 से 1 के बीच में। अगर यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई किया जाए तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मॉड ओवर λ-1 आपका किस किस के बीच है? आपका 0 से 1 के बीच है। आई होप आप मॉड ब्रेक करना जानते हो। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ पहले मैं। ये लिखा हुआ है मॉड ओवर λ-1 इज ग्रेटर देन 0। तो सर ये तो तय है,
ये तो होगा, किसी भी वैल्यू का मॉड 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, तो इस बात को लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मुझे बस ये इंश्योर करना है, ये तो बात समझ रहे हो ना, मॉड लगा हुआ है तो मॉड 0 से बड़ा होती है ना, किसी भी वैल्यू का मॉड पॉजिटिव ही होता है, तो ये बात तो तय है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं इस पर बात करता हूँ। ये कह रहा है मॉड ओवर लैम्डा -1 1 से छोटा है। अगर कभी भी मैं ऐसा देखता हूँ तो मेरा कंक्लूजन मेरा सॉर्टेड सा रहता है कि इसके अंदर की जो वैल्यू है सर वो आपकी -1 से 1 के बीच होगी। आई होप आप ये बात जानते हो। तीनों तरफ -1 किया, तीनों तरफ इसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया। अगर तीनों तरफ इसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो देखो -1 -2 लैम्डा -1 सॉरी +1 किया है मैंने, रियली सॉरी, मैंने +1 किया है ना, यहाँ पर क्या है +1 है। आई होप आप जानते हो अगर आपका मॉड ऑफ ए किसी एक वैल्यू से छोटा है, आई होप मैं एक प्रॉपर्टी आपको याद दिला दूँ, जैसे कभी कोई कहे मॉड ऑफ x a से छोटा है तो आप हमेशा x को कंक्लूड करते हो वो -a से a के बीच होता है। आई होप आपको एल्जेब्रा की प्रॉपर्टी पता है। मैंने यही प्रॉपर्टी यूज़ की कि मॉड ऑफ लैम्डा -1 1 से छोटा है तो लैम्डा -1 इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने तीनों तरफ 1 ऐड किया तो -1 + 1 0 है ना, लैम्डा -1 + 1 लैम्डा, और यहाँ 1 ऐड किया तो 2। तो लैम्डा टेक्निकली आपका 0 से 2 के बीच होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, सोच के देखो, अगर लैम्डा 1 हो जाए तो सर लैम्डा की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी ना, लैम्डा की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी तो 1 - 1 0, और एसेंट्रिसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू 0 से 2 के बीच एक्सेप्टेबल है, लैम्डा की वैल्यू 0 से 2 के बीच एक्सेप्टेबल है। हमारा आंसर ये होगा कि लैम्डा की जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 से 2 के बीच है, लेकिन इस दरमियान आप लैम्डा की वैल्यू 1 मत लेना सर, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 ले लोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, बहुत कुछ गड़बड़ आ जाएगा, वो फिर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि आपका फोकस ही होगा। अब आप मेरी बात समझ पाए? क्या यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? हमने पहले तो इस इक्वेशन को देखकर इस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म किया, ये इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे इसलिए आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, और फिर हमने ये फिगर आउट किया कि सर उस केस में आपकी इसेंट्रिसिटी क्या बन के आएगी। तो एक वेरिएबल वैल्यू थी और इसेंट्रिसिटी को लेकर हम जानते हैं एलिप्स के लिए वो 0 से 1 के बीच होती है, और उससे हमने लैम्डा -1 के मॉड को क्रैक किया और लैम्डा की वैल्यू को फिगर आउट किया। एक अच्छा, आसान, सिंपल और मज़ेदार इंसाइटफुल क्वेश्चन था आई बिलीव। इसके साथ अब हम आते हैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस यानी आपके होमवर्क क्वेश्चन पर, जहां पर आपकी डिमांड है कि आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन चाहिए। बिल्कुल हम देंगे, ये इसी बुक के एक्सरसाइजेस से लिए गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर हर कंसेप्ट के कल्मिनेशन पर वो आपको इलस्ट्रेशंस कुछ देते हैं, एक्सरसाइजेस बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपको खुद की प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो यकीनन तौर पर जो बातें अभी तक सिखाई, पढ़ाई या बताई गई उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो क्या लिख रहा है वो, लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट P, एक पॉइंट है P जिसका लोकस उसने इस तरीके से दिया है। इसे कहा अगर आप देख पाए तो आपको कुछ दिखेगा। आप बात समझो, एक पॉइंट है x, y, एक पॉइंट है x, y, उसकी एक फोकस, दो फोकस, एक फोकस है S जो कि क्या है सर 1, 0, और दूसरी फोकस क्या है सर -1, √12 है ना। ये आपके दो फोकस हैं, ये आपके S और S डैश है। तो हम सर सीधी सी बात जानते हैं कि इस पॉइंट P की है ना, इन दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम जो होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो कि आपके मेजर एक्सिस की लेंथ होती है। मेरा यकीन करिए अब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं बचा है जो आपको नहीं पता है। अब बहुत आराम से चीज़ें निकाल सकते हो, चीज़ें ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ाया गया है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। मैंने एक अच्छी सी हिंट दी भी है जिसको देखकर आप क्रैक कर लोगे कि फाइनली इस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। हिंट भी आपके पास है, आंसर भी आपको वेरीफाई कर लेना है, और इस तरीके से आप ही आज का पहला असाइनमेंट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद अगर मैं मूव करूं आपके आज के सेकंड असाइनमेंट क्वेश्चन पर, जो कि आज का आपका सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लिख रहा है, वो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। देखो वो कह रहा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी वन ऑफ द फोकाई, द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रैक्टम फॉर द कोनिक। आप याद करो कुछ ऐसा, हिंट ये है यहाँ से 3 कॉमन लेना, यहाँ से भी 3 कॉमन लेना, तो बाहर 9 आ जाएगा। 9 को यहाँ पहुँचा देना, कुछ दिख रहा होगा आपको, अंडर रूट ले लेना, आपको फोकस भी दिख जाएगी, आपको डायरेक्ट्रिक्स भी दिख जाएगी, आपको एसेंट्रिसिटी भी दिख जाएगी। मुझे फोकस पता चल गई, मुझे डायरेक्ट्रिक्स पता चल गई है ना, मुझे एसेंट्रिसिटी पता चल गई। तो अब तो मुझसे जब दूसरी फोकस तक जाना है तो आई होप आपको पूरी कहानी याद है। आज ही हमने एक क्वेश्चन किया है इसी लेक्चर में, जब हमने बात की थी डायरेक्ट्रिक्स और फोकस पता है तो दूसरी फोकस तक कैसे जाया जाता है। दूसरी फोकस के बाद चूंकि एसेंट्रिसिटी पता है तो वो रेशियो वाली प्रॉपर्टी से हम दूसरे कॉर्नर तक, दूसरे डायरेक्ट्रिक्स तक जा सकते हैं, और सेंटर भी निकालने को कहता था वो भी निकाल लेता। लेटस रैक्टम की लेंथ भी हम निकाल सकते हैं। बहुत आसान बातें हैं। लेटस रैक्टम की लेंथ तो यही निकल जाएगी, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डबल का ई टाइम्स एसेंट्रिसिटी टाइम्स कर देना, निकल जाएगा। मेरे ख्याल से ये सारी बातें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सब कुछ आज ही के हमने
क्वेश्चन में क्या है, और ये एक अच्छा रिवीजन होगा ये क्वेश्चन। इसके थ्रू आप पूरा पूरा पार्ट क्लियर कर लोगे इलिप्स का, जो सब आपको पता होना चाहिए। तो अच्छे से इस पार्ट को समझना, इसे अटेम्प्ट करना और ट्राई करना, आप यकीनन तौर पर कर लेंगे, है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़ें हमने की है। तो ये आज का आपका सेकंड असाइनमेंट क्वेश्चन है, जिसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आई होप कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। इसके साथ साथ ये बात ज़रूर याद रखना, ये पूरा पैकेज आपका सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज है, जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। ये एक थरो, एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी है, क्योंकि ये जो पैकेज है सिंगेज मैथमेटिक्स का, इन्होंने 5 बुक्स का कलेक्शन आपके पूरे 11th-12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए आपको JEE एडवांस तक की तैयारी तक लेकर जाता है, एक थरो तैयारी करवाता है। ये 5 किताबें हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। बहुत अच्छे से मजबूती से सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हम भी कर रहे हैं एग्जैक्टली। उनको और मजबूत बनाने के लिए, उनको और कंसोलिडेट करने के लिए उसमें इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स हम उनको और अच्छा बनाते हैं, जो कि एग्जैक्टली हमने किया आज, आपने देखा होगा। और फिर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू हम सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज और रिविजिट करते हैं, और हर चैप्टर को एंड करते हैं हम उसमें पूछे गए सारे JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपको हम ये रियलाइज़ करवा पाएँ कि देखो भाई, एग्जाम क्रैक करना बहुत टफ, बहुत मुश्किल, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क नहीं है, अगर आप एक अच्छी तैयारी, एक अच्छी प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजिकली हर एक चीज़ पढ़े तो। कंसेप्ट वही है, अगर आपने बारीकियाँ एक्सप्लोर किया, अगर आपने डेप्थ में चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, विड्थ में जाकर हर एक चीज़ सीखी, हर एक चीज़ पढ़ी, उसकी गहराई में जाकर उसको न्यूएंसेस को खोद खोद कर सीखा है, बहुत मेटिकुलसली अगर आपने प्रिपरेशन की है, तो एग्जाम कहीं नहीं जा रही, आप बहुत आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यही तैयारी आपकी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपकी IIT JEE एडवांस की तैयारी मेंस के थ्रू ले जाते हुए। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, आपको कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन का हिस्सा नहीं बनना है, आपको कोई भी ऐसा कॉस्ट, हिडन कॉस्ट नहीं मांगा जाएगा। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, वहीं डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक भी दिखाई देगा, जहां लिखा होगा सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन होगा, जिसमें सारे वीडियोस आपको सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेंगे। यही की यही सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी रेप्लिकेट होती हैं, और वहाँ भी आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हो। ये सारे लेक्चर्स रेगुलरली आपको देखना है। डेली हम आपके लिए 2 लेक्चर्स रिलीज़ करते हैं, 9:30 इवनिंग में ये रिलीज़ होते हैं, 9:30 के आसपास। आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, और इनके नोट्स बनाकर चीज़ें रिवाइज करते हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। मेरा यकीन करिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सीधा तरीका है कंसेप्ट्स को समझना, और उनके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच, जो कि है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बस यही एक तरीका है। फिर भी कोई क्वेरी या कंसर्न रहता है तो आप कॉमेंट में लिखिएगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। बस सिंपल सी रिक्वेस्ट ये है कि प्रॉपरली आप पढ़िए, हर एक चीज़ करते चलिए, और चीज़ें स्मूथली चलती रहेंगी। बैकलॉग क्रिएट मत होने दीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे जितने अभी रिलीज़ हुए हैं, और ऐसे हम डेली आपके लिए 2 वीडियोस रिलीज़ करते हैं, ताकि आपको आपका गैप पता चल जाएगा कि आपने कहाँ तक चीज़ें कर ली हैं और कितनी चीज़ें बाकी है जो आपको कर लेनी है। तो टाइमली इन्हें कवर करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप कॉन्फिडेंटली जाएँ, एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा परसेंटाइल, एक अच्छी रैंक आप लेकर आए। बस यही मोटिव या इंटेंट हमारा है, जिससे हम ये आपके लिए कैरी कर रहे हैं। बस गुजारिश इतनी सी है कि आप भी इन्हें और लोगों तक स्प्रेड करें, और लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों को अवेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम से बेनिफिट ले पाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस कर पाएं। विद दैट, इलिप्स पर और डिटेल्ड डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।